नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव भारी अंतर से जीतने के बाद भी बीजेपी के अंदर मीटिंग खेलने के दौर जारी हैं। संगठन, सदस्यता अभियान, अपने एजेंडे को नीचे तक पहुंचाने की तेजी सत्ता और संगठन दोनों को है। साथ ही जल्द शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सरकार किन किन मसलों में घिर सकती है, यह भी मंथन चल रहा है और उसके जवाब तलाशे और खंगाले जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पाकिस्तान से समीर सेलवानी, संजना सेलवानी और बांग्लादेश से राखी दास को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा। डॉक्टर यादव ने कहा, यह मूल रूप से विदेशी नहीं, अखंड भारत के हिस्सा थे, तत्कालीन सरकार के भरोसे वहां रह गए, यानी इसमें भी एक एजेंडा है पार्टी का। अब बात कांग्रेस की। उन्हें ऐसी आक्रामकता दिखाने की इस वक्त सख्त जरूरत है क्योंकि वे विधानसभा चुनाव भी बुरी तरह से हारे और लोकसभा भी। कांग्रेस ने अभी तक संगठन को गढ़ना शुरू नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मार्कशीट तो अच्छी नहीं आई। लोकसभा चुनाव में उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं झलकाया जो नोटिस में आने लायक हो। अब बारी है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की। सत्र के दौरान वो जितना सरकार को बेचैन कर पाएंगे, उनके नंबर उतने ही बढ़ते जाएंगे। एक सीट अमरवाड़ा में घेराबंदी भी कांग्रेस का मनोबल बढ़ाने लायक हो सकती है। अभी तक कांग्रेस को नीट सहित प्रश्न पत्र लीक के कुछ मामले, लॉ एंड ऑर्डर के कुछ मामले ऐसे मिले जिनमें वो सरकार को घेर सकते थे, लेकिन जो भी दिखा वो सोशल मीडिया में ही दिखा। जरूरत कांग्रेस को ज्यादा है, उसे अपना संगठन फिर से खड़ा करना है। सड़क से लेकर सदन तक अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराना होगा यदि अगले चुनाव में कुछ बड़ा हासिल करना है तो। आज बात इसी मसले की करेंगे कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ने के बाद क्या इस बढ़त को आगे भी बनाए रख पाएगी। देश के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। क्या सिर्फ सोशल मीडिया में उठाए मुद्दे ही असर दिखाते हैं या फिर सड़क पर संघर्ष कांग्रेस की सबसे बड़ी जरूरत है? बड़े नेताओं की इसमें भूमिका क्या होगी और क्या नेता प्रतिपक्ष सत्र के दौरान विपक्ष की ताकतवर उपस्थिति दर्ज करवा पाएंगे? बहुत रहे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एमपी में बीजेपी का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि उसे विधानसभा से भी ज्यादा फायदा हुआ। उसके बाद भी बीजेपी कई तरह की मीटिंग करके रणनीति बना रही है कि सत्ता और संगठन के स्तर पर उसे कैसे आगे बढ़ना। सत्र के दौरान ही बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें 1000 से अधिक पदाधिकारी और नेता शामिल होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। संभावना है कि पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता अमित शाह भी उस दौरान भोपाल आ सकते हैं। संगठन के सदस्यता अभियान पर भी फोकस रहेगा। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सरकार के स्तर पर लोकप्रिय निर्णयों को आम जनमानस तक पहुंचाने में जुटे। विधानसभा सत्र में विपक्ष किन मसलों को लेकर ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसकी भी तैयारी और आकलन दोनों किए जा रहे हैं। हम हर मामले में आगे हैं, विकास में आगे हैं, हम कानून व्यवस्था में हम आगे हैं। हम किस मामले में, सरकार हमारी बन गई, जनता ने बनाई, सर हमारी 29 की 29 सीटें आई, जनता का आशीर्वाद रहा। अब कहाँ घेरेंगे, कैसे घेरेंगे? घेरने का कोई रास्ता नहीं है इनमें। कौन घेरेगा? सारे के सारे तो लगड़े और घायल पड़े हैं हमारे कांग्रेस के मित्र। अब घेरने की तैयारी इनके पास नहीं है। उधर कांग्रेस में संगठन के लिहाज से ऐसी कोई आक्रामकता अभी तक तो देखने को नहीं मिली। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की हार के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को फ्रंट फुट पर आना चाहिए था, वैसा अभी तक तो दिखा नहीं। पार्टी में संगठनात्मक नियुक्तियां भी अभी तक नहीं हो पाई हैं। सरकार को घेरने के लिए नीट और बाकी परीक्षाओं के पेपर लीक सहित कुछ और भी मामले सामने आए तो, लेकिन विपक्ष ने उस पर कोई प्रभावी विरोध दर्ज नहीं कराया। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी की मार्कशीट तो अच्छी नहीं रही। अब बारी उमंग सिंगार की। सत्र के दौरान सरकार को घेरने की उनकी तैयारी और उसके चर्चे ही तय करेंगे कि वे अपनी भूमिका में कितने खरे साबित हुए। सरकार ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे लाडली बहना के अभी तक 3 यहाँ नहीं पहुँचे, गेहूं के मामले हैं, गेहूं किसान खरीदी के उसको पैसा नहीं मिला। तो सरकार ने घोषणाएं तो बहुत करी, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पड़ा। आज किसान परेशान है, लाडली बहना परेशान है, घोटाले हैं, नर्सिंग कॉलेज का घोटाला है, ऐसे कई मुद्दे हैं। जल जीवन मिशन का आज पूरे गर्मी हो गई, लोगों को पानी नहीं मिला। तो इन मुद्दों पे हम सरकार जवाबदेही तय करें, उन पे कार्रवाई करें, इन सब लोगों को लेके बात की जाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस ऐसे उत्साहित है जैसे उसे बहुमत मिल गया हो।
एमपी में यदि पार्टी को फिर से पूरी ताकत से खड़ा करना है तो शुरुआत निचले स्तर के संगठन से ही करनी होगी। सदन और सड़क दोनों जगह प्रभावी मुद्दे उठाने होंगे। किसी घटना पर सोशल मीडिया में मात्र पोस्ट कर देने से माहौल पक्ष का नहीं बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटी। सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं संगीता शर्मा, ये कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत संगीता जी का। दूसरे मेहमान हैं वंदना त्रिपाठी, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। वंदना जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश गुप्ता। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत आज करेंगे संगीता जी से। क्या तैयारी संगीता जी सत्र को लेके? जैसा कि अभी उमंग सिंघार जी ने बताया भी है कि सत्र को लेकर हमारी तैयारियां चल रही है और किस तरीके से सरकार को हम इस सत्र में घेरने जा रहे हैं। जिस तरीके से मोहन यादव जी जब से सरकार में आए हैं उस दौरान जो जो घटनाक्रम हुए हैं, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ है, नर्सिंग घोटाला हुआ है, अपराधों में मध्य प्रदेश अभी अव्वल नंबर पर आ गया है, भोपाल शहर में ही पीट पीट कर मारा जा रहा है युवकों को, ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही है। किसानों का मुद्दा हम लेकर आएंगे, महिलाओं का मुद्दा लेकर आएंगे, जिन्होंने कहा था कि 3,000 रुपया देंगे परंतु अभी तक इन्होंने 3,000 नहीं दिया है। तो महिलाओं को ठगने का जो काम किया है इन्होंने, ये सारे मुद्दे हम विधानसभा में उठाने जा रहे हैं जब सत्र शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार को अति उत्साह में है, क्योंकि विधानसभा भी जीत गए, लोकसभा भी जीत गए। तो अब जनता की परवाह करना इन्होंने छोड़ दिया है प्रवीण जी। अब जनता के मुद्दों को ये गंभीरता से नहीं लेते हैं और विपक्ष का दायित्व होता है कि जनता के मुद्दों को गंभीरता से ले। और इसी को लेकर उमंग सिंघार जी जो कि हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, कटारे जी, ये सभी मिलकर और रणनीति तैयार कर रहे हैं कि विधानसभा में किस तरीके से सरकार को घेरना है और जनहित के मुद्दों को सरकार के सामने लाना है और उनको न्याय दिलाना है। ये हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा। ठीक है, वंदना जी को इन कर लेते हैं। वंदना जी, आप लोग अति उत्साह में हैं, जनता के मुद्दे को भूल गए हैं और आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए, ऐसा ध्वनित हो रहा है संगीता जी की बात से सत्र के दौरान। जी नमस्कार प्रवीण जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। सबसे पहले तो संगीता जी कृपया कर ये बताएं कि आप एक विपक्ष के रूप में प्रश्न तो पूछ रही हैं, लेकिन जब 15 महीने की सरकार थी तब एक दिन में इतने सारे ट्रांसफ़र, 450 ट्रांसफ़र्स कैसे हो जाते थे? अगर आपकी सरकार इतनी सजग थी तो अगर आप कहते हैं कि घोटाले हुए तो 15 महीने में आप लोगों ने कार्यवाही क्यों नहीं की? आपके पास 15 महीने का लंबा वक्त था, आप विपक्ष को घेर सकते थे। विपक्ष यानी कि जब हम विपक्ष थे तब आपने क्यों नहीं घेरा? तब सारे घोटाले क्यों नहीं उजागर कर दिए? तो देखिए, इस तरह की बातें ये जो आप कहती हैं, थोड़ा सा उस पे मंथन भी किया करिए कि बीच में 15 महीने के लिए कमलनाथ जी का काला काल भी आया वो अभी था। मोहन जी की सरकार आने के बाद का वो कह रही हैं, 2-3-4 उन्होंने नए गिनाए। देखिए, ये जब कांग्रेस पार्टी जब विचार विमर्श पर आती है तो ये 2017 तक चली जाती है। तो उसके एवज में मैंने ये कहा कि आप बीच में कमलनाथ जी की सरकार भी आई थी। रही बात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की, तो वो तो एक मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को शुभंकर साबित कर ही रहे हैं। किस प्रकार से उनने एक बहुत बड़ा निर्णय जो 50 सालों से पेंडिंग था वो लिया कि आयकर जो अपना सारे मंत्रीगण हैं वो खुद भरेंगे, मुख्यमंत्री जी भी खुद भरेंगे। उसके अलावा जब आप लोग विपक्ष की बात करते हैं तो देखिए, जनता ने अपने सर्वमत देकर भारतीय जनता पार्टी को अगर 29 की 29 सीटों पर चुना है तो जनता के मत को आप अस्वीकार नहीं कर सकते। आपको सिरे से जनता ने मध्य प्रदेश में नकारा है। बिल्कुल आपको मंथन करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए और आपको निचले स्तर तक जाकर विचार करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति हो चुकी है तो वो सरकार को घेरने के साथ साथ अपने भी जो ग्राउंड वर्क है उस पर भी कार्य करे, वरना ग्राउंड वर्क पर कार्य करे। एक बार दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, तैयारी आपको लगता है कि मतलब जिस तरह के विधानसभा और लोकसभा दोनों के नतीजे आए, वो आक्रामकता जो दिखनी चाहिए थी कांग्रेस को और खासतौर पर सर्वाइवल के लिहाज से, वो दिख रही है क्या आपको? और सत्र पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए प्रवीण जी, विपक्ष की भूमिका हमेशा सड़क पर पहले दिखाई देती है। जब सदन में जाते हैं तो वो जो है एक सरकार को एक फोरम होता है कि जहां वो सीधे जवाब मांग सकती है। लेकिन अभी आप देखिए कि दिसंबर में जब से चुनाव के नतीजे आए हैं विधानसभा के, एक सत्र तो हो गया था तो वो तो एक फॉर्मल सत्र था। अब आप ये दूसरा सत्र है,
इसमें लोकसभा चुनाव भी हो गए हैं, लोकसभा चुनाव के नतीजे भी हो गए हैं, तो आप किस मुद्दे को अभी तक आप जो है एक बता पाए जनता के सामने कि ये बड़ा मुद्दा हो गया है और सरकार इसमें असफल रही है? पहले तो एक आपको बताना पड़ता है ना, लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए ना कि जो नेता प्रतिपक्ष हों, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हों या कांग्रेस के विधायक हों, सब किस मुद्दे पर ध्यान अपना केंद्रित किए हुए हैं? क्या नरसिंह घोटाले पर इनका ध्यान है क्या? नरसिंह घोटाले को लेकर पार्टी ने कोई बड़ा जो है, आपने देखी ना, सीबीआई का एक अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, लोगों पर जो कार्रवाई होना चाहिए, जिस तरह के एक्शन होना चाहिए, केवल शोकाज नोटिस जैसी चीजें हो रही, सस्पेंशन जैसी चीजें हो रही, जो मतलब ऐसा लगता है कि कोई विपक्ष का तो कोई दबाव नहीं है, विपक्ष ने ये मान लिया है कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है ठीक कर रही है। जब आप सड़क पर मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर आप सदन में किस तरह से उठाएंगे? सदन में देखिए, एक सूची गिना देना बड़ा आसान काम होता है। हाँ, हंगामा बहिर्गमन कर देना, गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठ जाना। क्योंकि बजट सत्र जब होता है ना प्रवीण जी, बहुत सारे मुद्दे आपके हाथ में नहीं होते कि जिनको आप कह सके। सरकार कहती है कि जब बजट पर सामान्य चर्चा होगी या विभाग पर चर्चा होगी तो आप उस वक्त उठा लीजिए। स्थगन वगैरह तो आप ला नहीं सकते, तो आप लाएंगे कैसे? आप बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको एक रणनीति बनानी होती है कि हमको सरकार को कैसे घेरना है, आप किस मुद्दे पर घेरना चाहते हैं। यदि आप बारिश का मौसम आ गया और अब आप कहेंगे कि पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो सरकार बता देगी कि अब पीने का पानी मिलने लगा, उस वक्त समस्या थी। तो जो तात्कालिक चीजें हैं जिससे एक बड़ा वर्ग प्रभावित होता है, उसको लेके ना तो कोई मूवमेंट है और ना जो है कांग्रेस पार्टी की कोई तैयारी आगे दिख रही है कि वो सदन में सरकार को घेर सकती है। महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप। संगीता जी को इन करेंगे। संगीता जी, नरसिंह वाले मामले में मैं भी बहुत माइन्यूटली देख रहा था कि भाई सिर्फ ट्वीट या सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट, कोई एक जो प्रेशर जिससे बनाया जा सकता था, मतलब ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस बिल्कुल संतुष्ट है कि बहुत बढ़िया, गुडी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। तो दिनेश जी की भी राय यही है कि जब तक पहले कनेक्ट पब्लिक से भी तो करना पड़ेगा। हर जिले के लोग इफेक्टेड हुए थे उस पूरे मामले से और हुए हैं अभी तक। प्रवीण जी, मैं बताना चाहूंगी कि अभी नीट को लेकर और नरसिंह घोटाले को लेकर हमने भोपाल में एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया था जिला कांग्रेस के नेतृत्व में, और ये पूरे मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें मैं खुद भी शामिल हुई थी जवाहर भवन पर। ये बड़ा मामला था, बड़ा कवरेज मिला था, और मैंने देखा है कि बच्चे उसमें खुद हमारे पास आए थे जो इससे सफर किया था, जिन्होंने, वो स्टूडेंट भी वहां पर आए थे और उन्होंने अपनी बात को रखा था और हमने उन्हें मंच भी दिया था कि आप अपनी बात को रखिए। तो इस तरीके से हमने बड़ा आंदोलन किया है, इस पर आगे भी आंदोलन करेंगे। राहुल गांधी जी से लेकर प्रियंका गांधी जी से हमारा नेतृत्व पूरा इन स्टूडेंट्स के साथ है जिनका पेपर लीक हुआ था, जिनके साथ घोटाला होता है। नरसिंह घोटाला बड़ा घोटाला है मध्य प्रदेश का। अभी मैं बात वंदना जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। प्रवीण जी, इन्होंने हमारे 15 महीने की सरकार पर सवाल उठाए। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप तो आजादी के बाद जो हमारी पहली सरकार बनी थी उस पर नेहरू जी पर सवाल उठा देती है, और आप तो मतलब मुझे तो अचंभा होता है इस बात का कि भारतीय वंदना जी ये चाहती है कि उन 15 महीनों में हमें शिवराज सिंह चौहान जी को जेल भेजना था। ये चाहती है कि शिवराज जी को आपने जेल क्यों नहीं भेजा। ये भी चाहती है कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने 500 करोड़ का घोटाला जो किया था, उनको नरेंद्र सिंह तोमर को और उनके बेटे को जेल जाना था। ये चाहती हैं कि मध्य प्रदेश के ऐसे तमाम नेता जिन्होंने कंबल ओढ़कर घी पिया था, उन सबको कमलनाथ जी को जेल कर देना चाहिए था। ये खुद भाजपा की प्रवक्ता इसलिए चाह रही हैं क्योंकि इन्होंने खुद 20 सालों में इतने बड़े बड़े घोटाले मध्य प्रदेश में देखे। विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, व्यापम महाघोटाला इन्होंने खुद देखा है। तो ये चाहती थी कि शिवराज जी को उन्होंने जेल क्यों नहीं किया उन 15 महीनों में, और इन्होंने उस 15 महीने के कार्यकाल को बहुत बड़ा कार्यकाल बताया प्रवीण जी, कि बहुत बड़ा समय मिला। तो 20 साल को आप कम समझती है क्या? मतलब कि सीधे तौर पर भाजपा ये चाहती थी कि आपने शिवराज को जेल क्यों नहीं किया, उनकी पत्नी को जेल क्यों नहीं किया, और उनके जो बड़े बड़े नेता थे उनको जेल जवाब ले लेते। अब संगीता मोटी मोटी सारी बातें ले ली, अब जवाब ले लेते। बताइए जवाब प्रवीण जी, उन 15 महीनों में ठीक है, जितने अब जवाब संगीता जवाब ले लेते। प्लीज सुन लीजिए जवाब। प्रवीण जी, जब केस कोर्ट में चलता है तो अदालत भी कहती है सबूत दिखाइए,
तर्क दिखाइए, तथ्य दिखाइए। तो आप भी तर्क दिखाइए, तथ्य दिखाइए। आप माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी के विषय में इस तरह की बातें बोलते हैं, आप लोग ट्वीट करने में, बातें बोलने में बहुत संगीता आप सुन लीजिए प्लीज। देखिए आपको मौन सुना था, फिर वो शोर हो जाता है। संगीता प्लीज प्लीज, संगीता जी फिर शोर जैसा हो जाता है। संगीता जी, प्रवीण जी देखिए, संगीता जी सुन लीजिए प्लीज, फिर शोर जैसा हो जाता है, वो फिर कुछ समझ घोटाले नहीं की आता। बात होती है आपकी बारी में वो भी देखिए बोलेंगे नहीं तो। हाँ चलिए बोलिए बोलिए प्रवीण जी, बंदा ही व्यापम बोलिए, हाँ। घोटाले की बात होती है तो देखिए मैं क्रमशः आपको बताती हूँ। व्यापम घोटाले में जब पहला केस रजिस्टर हुआ था तो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में हुआ था। श्यामला हिल्स का थाने में कोर्ट रजिस्टर हुआ था और जितने भी आरोपी आज जेल के अंदर है वो शिवराज सिंह चौहान जी के शासन में गए हैं। दूसरी बात जब नरसिंह घोटाले की बात होती है तो 2017 से नरसिंह घोटाले की अगर बात हो तो हेल्थ केयर में जब भी चेंजेस लाते हैं, अगर उसमें कोई सुन लीजिए संगीता जी प्लीज सुन लीजिए, फिर आपकी बारी में ये बोलेंगे तो पूरी डिबेट शोर में तब्दील हो जाएगी। संगीता प्लीज सुन लीजिए, संगीता प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए संगीता जी, संगीता जी सुन तो लीजिए। फिर आपकी बारी में ये बोलेंगी तो फिर दिनेश जी का नंबर ही नहीं आ पाएगा, शोर हो जाएगा पूरा। बोलिए बंदा बात पूरी करिए। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो ये कि नियमों को कड़ा करने का नियम माननीय मोदी जी ने बनाया है। उन्होंने पेपर लीक मामले पर यह नियम बनाया है कि 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा। तो जिस लालचवश लोग पेपर लीक करते हैं वो नहीं होगा। दूसरा, ये कहते हैं नरसिंह घोटाला, तो नरसिंह घोटाला अगर जब 2017 में अगर ये कहते हैं कि चिन्हित हुआ था तो उसके बाद कोविड काल आया, कोविड काल के बाद कमलनाथ जी की सरकार हुई और आज पेपर बच्चों के री एग्जाम कराने का कार्य मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। उसके अलावा जो बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। अब एक बार दिनेश जी को माफ कीजिए, दोनों पॉलिटिकल गेस्ट से अनुरोध करूं, दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, आपको लगता है जैसे नरसिंह घोटाले के ही मसले में हम बात कर लें कि ऐसा कोई आक्रामक, या फिर मैं बहुत लंबे वक्त से देख रहा हूं, आप भी देख रहे हो कि कांग्रेस की डिपेंडेंसी मीडिया पे, अखबार ने जो छाप दिया, वेबसाइट पे जो आ गया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ आ गया, उससे वो करते। एक वक्त था कि मुद्दे चुन के विपक्ष लाता था, मीडिया हाईलाइट करता था। इन दिनों यह है कि जो छप गया उस पर ट्वीट हो जाते हैं। वो तो देखिए क्या है कि उनकी निर्भरता तो हम कई सालों से देख रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है ये कि जो प्रेजेंट नेतृत्व ये कर रहा है। इसके पहले डॉक्टर गोविंद सिंह क्या करते थे, या कमलनाथ जी भी वही करते थे, या अजय सिंह जी थे तो वो तो कभी कभी अविश्वास प्रस्ताव भी दिख जाता था। तो जो कांग्रेस का जो कनेक्ट है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि केवल इसी कालखंड में उनका कनेक्ट खत्म हो गया है। ये पीछे भी आप देखेंगे जो कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है, सरकार में नहीं आ पा रही है, तो उसका कारण ही यही है कि एक तो उसका जो है वोटर से भी कनेक्ट खत्म है और लोगों से जो जिनके मुद्दे होते हैं उनसे भी उनका कनेक्ट खत्म है। आप रहे नरसिंह घोटाले में, आप चलिए आंदोलन वगैरह तो छोड़ दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी लोकायुक्त तक भी नहीं जा सकती थी कि इसमें एक प्रशासनिक गलतियां हुई, इतने अफसर सस्पेंड हो रहे हैं, तो एक इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन या कोई और इसमें जो जिम्मेदार हैं, इन्होंने ये अनियमितता की थी, इनके खिलाफ लोकायुक्त को जो है एक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करना चाहिए। अभी तक आप बताइए कि सीबीआई ने भी जिस पुलिस अफसर को गिरफ्तार किया उसके अलावा किसी के यहाँ और कोई सीजर हुआ है क्या, कोई कार्रवाई हुई है क्या, सीबीआई में कोई केस दर्ज है क्या नरसिंह घोटाले का, जो कांग्रेस ये मान के चली है कि कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस तो सरकार अपने स्तर पर कर रही है और वो उसको दिख रहा है, तो कांग्रेस में कोई एक्शन नहीं है। एक तो इनके बीच में कोई ऐसा लगता है कि अभी भी कोई इतनी बड़ी हार के बाद भी कोई समन्वय नहीं है। एक नेता दूसरे की टांग जो है कहीं ना कहीं खींचता हुआ आपको दिख जाएगा। यदि एका नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे? आप मुद्दों को लेके तो रहे ना कि मुद्दे एक होंगे, केवल बयान, केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक नेता बयान दे रहा है, सभी बयान दे रहे हैं। आप देखिए विधानसभा का सत्र 1 तारीख से चालू होगा, 10 तारीख को अमरकंटक का चुनाव है, उधर अमरवाड़ा का। तो आप बताइए क्या लग रहा है कि सरकार 10 जो है तारीख के पहले ये आगे भी सत्र ले जाएगी 10 तारीख के? वो तो 10 से पहले ये सत्र खत्म करना चाहेगी। तो आपकी रणनीति है क्या? मतलब आप 8 तारीख तक तो वो कोशिश ये करेगी कि चुनाव प्रचार में लोग जाएं, वहां रहें, और ऐसे टाइम सत्र रखा हुआ है, तो कोई रणनीति दिखती नहीं है इनकी। संगीता जी को इन करते। संगीता, महत्वपूर्ण बात है क्रिकेट का, चूंकि वर्ल्ड कप चल रहा है इसीलिए क्रिकेट के संदर्भ में बात करूंगा कि फील्डिंग तय करता है कैप्टन कि भाई इनकी पोजीशनिंग यहाँ होगी, ये बॉलिंग करेंगे, ये विकेट कीपर होंगे। ऐसी जो फील्डिंग है, घेराबंदी तो तभी कही जाती है ना भाई। ऐसी फील्डिंग दिनेश जी को भी नहीं दिख रही और मुझे भी नहीं दिख रही कि भी किसके जिम्मे क्या है और कैसे करके गवर्नमेंट पर प्रेशर आप लोग बना पाओगे।
प्रवीण जी, जब सत्र शुरू होगा तो वो फील्डिंग आपको दिख जाएगी, क्योंकि ये बैठकें हो रही है, इंटरनल विधायकों से चर्चा की जा रही है और अभी उमंग सिंगार जी ने लिखेगी, अब आप जीतू पटवारी जी आए, फिर आपकी बारी आएगी तो वो भी बोलेंगी, फिर फील्डिंग शोर हमें जैसे दिखी लगे। नहीं। अब आप भी सुन लीजिए प्लीज, संगीता की बात सुन लेते हैं। हाँ बोलिए संगीता, और अनुरोध भी करूंगा कि अब इनकी बारी में भी फिर आप रोकिएगा। देखिए मैंने रोक दिया, बोलिए अब आप बात पूरी करिए। नहीं प्रवीण जी, मैं खुद चुप हो गई क्योंकि इनके अंदर धैर्य और संयम नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, और भाजपा वालों में सभी ये परेशानी है, ये एक बीमारी है इनको, ये सुन नहीं पाते हैं सच्चाई जब इनको बताई जाती है। एक बात तो स्पष्ट तौर पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि संगठन के मामले में हमारे कमलनाथ जी भी कहते थे कि हमारी लड़ाई भाजपा के संगठन से है, और संगठन से क्यों है प्रवीण जी, ये भी मैं बता देती हूँ कि भाजपा का जो संगठन है वो जाकर जनता के बीच जाता है और वहां बूथ तक पहुंचता है और जनता को भ्रमित करता है। तो ये भ्रम डाल डालकर चुनाव जीत जाते हैं, पर चुनाव एक बार आपके संगठन को किसने रोका ये करने के लिए? मैं वही बता रही हूँ आपको, पूरी बात सुन लीजिए। मैं यही बता रही हूँ कि भ्रम फैलाकर चुनाव जीत जाते हैं, पर बार बार नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि देश का जो चुनाव हुआ है, जो अयोध्या का रिजल्ट आया है और देश का जो रिजल्ट आया है, जहां पर जनता ने इनके भ्रम फैलाने को समझ लिया है, जहां इनके एजेंडे को जनता ने समझ लिया है, वहां इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मध्य प्रदेश की जनता भी जल्दी ही समझने वाली है भाजपा का एजेंडा क्या होता है, किस तरीके से भ्रम फैलाते हैं, जनता इनको भी बाहर दिखाएगी। हम धैर्य और संयम से इंतजार कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को हम तैयार कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पर, क्योंकि हम खुद भी समझते हैं, जैसा अभी हमें गुप्ता जी कह रहे थे कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, तैयारी नहीं है, तो हम खुद भी हमारी कमजोरियों को समझ रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि हम विधानसभा हारे हैं, लोकसभा हारे हैं, तो हमारी ये कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 ही दल हैं, और हमारा दल किस तरीके से अब भाजपा का सामना करेगा, क्योंकि अब हमने समझ लिया है भाजपा की रणनीति क्या होती है। भ्रम डालो, झूठ बोलो, चुनाव जीतो, भ्रम डालते हो बन्ना जी आप लोग, भ्रम डाल के बूथ लेवल तक जाके और फिर चुनाव जीत जाते हो। अदरवाइज, और दिनेश जी की बात को भी इसमें ऐड ऑन कर देता हूं, वो कह रहे हैं कि चूंकि विपक्ष कमजोर है इसलिए आपका थोड़ा परफॉर्मेंस भी ज्यादा दिखने लगता है। देखिए, सबसे पहले तो प्रवीण जी, जब आम की बात होती है तो इमली की बात कहाँ से आ जाती है? मध्य प्रदेश के नेता हैं हम, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, अयोध्या पहुंच गई। आप छिंदवाड़ा की बात करिए ना, आप छिंदवाड़ा की बात क्यों नहीं करती, राजगढ़ की बात क्यों नहीं करती? क्योंकि आपके पास स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरी चीज आप भी तो आप ये बताइए कि जब बूथ का कार्यकर्ता कार्य करेगा, देखिए मैंने उन्हें भी रोका था वन्ना जी को, आपकी बारी आएगी, आप जरूर से जवाब दूंगा। जब बूथ का कार्यकर्ता वोटरों तक पहुंचेगा, वोटरों तक जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जाएगा, तभी जनता हमें वोट देगी, और जनता ने हमें अगर वोट दिया है तो हमारे बूथ के देव दुर्लभ कार्यकर्ता, आपको किसने मना किया है? रही बात, जब आप नर्सिंग घोटाले की बार बार बात करते हो, तो मैं फिर से कहूंगी कि अभी भी छात्रों की स्क्रूटनी की जा रही है, लिस्ट बनाई जा रही है, उनके री एग्जामिनेशन कराए जा चुके हैं और कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। जब आप किसी भी घोटाले, खनन माफियाओं की बात करते हैं तो खनन माफियाओं पर 300 कार्यवाही एक दिन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, शुभंकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने करी। जब आप प्लीज सुन लीजिए संगीता जी, प्लीज सुन लीजिए। तो जबलपुर में ज्यादा फीस वसूलने वाले शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई करने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा। जब आप अवैध कॉलोनियों की बात करते हैं, आपके मुद्दे मैं गिना देती हूँ, जो आपकी लिस्ट जीतू पटवारी जी नेता है, अवैध कॉलोनी की बात करते हैं, तो उन्हें चिन्हित करने का कार्य, उन बिल्डरों को चिन्हित करने का कार्य डीएम को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा चुका है कि उन्हें चिन्हित किया जाए और उन पर कार्यवाही की जाएगी। जब आप अवैध कॉलोनियों की बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान जी वो नेता थे जिनने स्वराज कॉलोनी गरीबों के लिए बनाकर तैयार की। दिनेश जी करके आपके जितने मोटी मोटी आपकी सारी बातें ले ली, दिनेश जी करते। दिनेश जी, उमंग सिंगार, मतलब मैं अब मार्कशीट पे आ जाते हैं हम फिर से कि भाई जीतू पटवारी जी की मार्कशीट जो एग्जाम अभी हुए उसमें बहुत अच्छी नहीं थी। अब बारी उमंग सिंगार, जैसे हमने कहा भी कि अब उन्हें अपनी मार्कशीट दिखानी है सत्र के दौरान। आपको वो क्षमता उमंग सिंगार में लगती है कि भाई एक तरह से संगीता ही खुद भी कह रही है, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाला संगठन और सत्ता दोनों, और दूसरी तरफ इस तरह से बड़े नेताओं का अभी हम कह सकते हैं कि उपेक्षा झेल रही कांग्रेस में, उमंग सिंगार लीडरशिप अपनी एस्टेब्लिश कर पाएंगे? देखिए प्रवीण जी, हमने ये देखा जब लोकसभा का चुनाव निपट गया, जो नतीजे आए उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से नीट का मामला उठाया और जिस तरह से उनका आक्रामक रुख था, वो रुख हमने देखा क्या उमंग सिंगार का?
कि वो जो है सदन नहीं है, सदन अब लीडर ऑफ अपोजिशन कोई सदन के लिए नहीं होता। ठीक बात है। लीडर ऑफ अपोजिशन 24/7 वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। उसको तो हर मुद्दे के साथ आना है, उसको तो जो है अपना मुद्दे के साथ उसको जिलों में जाना है, उसको लोगों से मिलना है, लोगों की समस्याएं देखना है, और सरकार पर नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। यदि कहीं कोई घटना हो रही है, इतना लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए कितनी घटनाएं हो रही हैं प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की। इंदौर में ही एक मर्डर हो जाता है, भाजपा कार्यकर्ता का मर्डर हो जाता है, कोई छोटी मोटी घटना है क्या? आप रात में बाजार खोलने की बात होती है लेकिन इंदौर से ही विरोध होता है। आप बहुत सारी चीजें देखिए, कहीं ना कहीं जो विरोधाभास सरकार के भीतर है उसको वो एड्रेस ही नहीं कर पा रहे। जो जनता का भाव है उसको यदि विपक्ष एड्रेस नहीं करेगा तो सरकार तो ये मानेगी ना कि सब कुछ ठीक ठाक है, जो हम कर रहे हैं वो सब ठीक है। तो उमंग सिंगार के लिए जो चीजें चाहिए, जो फैक्ट चाहिए, जो मुद्दे चाहिए, वो अभी तक उन्होंने प्रदर्शित नहीं किए। अब सदन में जाके यदि आपने 4 भाषण दे दिए, उससे कुछ जो है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अपनी जो मार्कशीट है वो जनता के सामने आपको बताना है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। वो सदन में अपने विधायकों को नहीं बताना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अभी लगता है मुझे उनको ये सत्र तो अभी छोड़ देना चाहिए। आगे के जो सत्र हैं वो उसमें अपने परफॉर्मेंस को किस तरह से इंप्रूव करते हैं, और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि उनका वैल्यूएशन ठीक रहेगा। संगीता, ये बहुत छोटे छोटे जवाब, बिल्कुल वक्त हाथ से फिसल रहा है। एक ये कि क्या उमंग सिंगार आपको लगता है कि उस तरह से सरकार को घेरने में सफल रहेंगे? बिल्कुल, उनकी पूरी तैयारी चल रही है। उन्होंने सारी स्टडी कर ली है कि सरकार को किस तरीके से घेरना है, और आप सदन में देखेंगे कि इस बार जो है कि मोहन सरकार को घेरने का पूरा तैयारी हो चुकी है। प्रवीण जी, मैं बात कर रही थी, इनके जवाब देना चाहती हूँ भाजपा प्रवक्ता का। ये खनन माफिया की बात कर रही थी, ये रेत माफिया की बात कर रही थी, तमाम तरह के माफिया। बहुत छोटा जवाब जो जल्दी से, बिल्कुल फिसल गया वंदना जी, वक्त बहुत छोटा जवाब। वंदना जी, उमंग सिंगार जी ने पहले भी रावण की लंका ढाई है विभीषण के रूप में। उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह ठीक है, माफ कीजिए, दोनों मेहमानों को रोकना पड़ेगा, वक्त इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत देता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जाते जाते मैं बिल्कुल दिनेश जी की बात से सहमत हूं कि अगर आप विपक्ष में हो तो नजर भी आइए कि आप विपक्ष में हैं, और नजर आने के कितने पैरामीटर हैं बहुत बेहतर तरीके से जनता भी जानती है, दिनेश जी ने बताया भी। अब कैसे कांग्रेस यहां पर वापसी करेगी ये देखने वाली बात होगी। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठ कर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।